इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स को जानने से पहले हम बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स का नहीं पता तो आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन किसी भी मेथड या ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर होते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास बनाई, ठीक है। क्लास का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, क्या रखूँ, स्टूडेंट रख लूँ, चलो ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर बहुत सारे मेथड बनाए, जैसे कि मैंने void ऐड बना दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इसके ब्लॉक हो जाएंगे, है ना, इस मेथड के ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पर और इसका कोड होगा। फिर मैंने यहाँ पर void डिस्प, ठीक है, ये नाम से मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है। फिर मैंने सपोज करिए यहीं पर ये एक इफ स्टेटमेंट भी दे दिया, ठीक है, और ये इसके ब्लॉक्स है। फिर मैंने अपना मेन मेथड बना दिया, तो कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। लेकिन वे वेरिएबल्स जो क्लास के जो कर्ली ब्रेसेस है ना, क्लास के कर्ली ब्रेसेस है, क्लास के ब्लॉक्स है, इसके तो अंदर हो गए, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक्स होने वाले हैं यहाँ पर, मेथड के ब्लॉक्स हो या किसी भी चीज के ब्लॉक्स हो, उन सबसे बाहर हो। मतलब मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ उन वेरिएबल्स को, है ना। इन सब मेथड से ब्लॉक से बाहर होने वाले हैं, लेकिन इस क्लास के ब्लॉक के अंदर होने वाले हैं। लेकिन एक और बात, पूरी बात सुनिए। सबसे पहले मैंने इतना बता दिया, अब ये नहीं कि हाँ भाई जो यहाँ पर होगा वो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड ना हो, क्योंकि अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड उसके अंदर लगा दिया तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा आपका, यानी कि क्लास वेरिएबल बन जाएगा। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। अब नाम से पता लग रहा है इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को पास होते हैं जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का। तो सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर दो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। एक इंस्टेंस वेरिएबल ए है और एक इंस्टेंस वेरिएबल बी है। ये इंट के है, दो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल्स है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज करिए मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक OB1 है, एक OB2 है। तो क्या होगा, इस OB1 को भी इनकी जो है कॉपी मिलेगी और OB2 को भी कॉपी मिलेगी। मतलब OB1 के अंदर एक वेरिएबल चला जाएगा ए और एक वेरिएबल बी, फिर इसको भी इसका खुद का वेरिएबल यहाँ से मिलेगा, इसकी मतलब एक कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पर OB1 की ए की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, OB2 की वैल्यू जो ए की है मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक बैंक नाम से क्लास बनाई और फिर मैंने उसके ऑब्जेक्ट बनाए। तो सपोज करिए एक राम है उसका ऑब्जेक्ट और दूसरा श्याम है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, अब एक सपोज करिए मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है बैलेंस नाम से। क्या है मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल बैलेंस, ठीक है। तो क्या होगा, इस इंस्टेंस वेरिएबल जो ये मेरा बैलेंस है, इसकी एक कॉपी इसको मिलेगी, एक कॉपी इसको मिलेगी। और क्या होगा, राम की जो बैलेंस की वैल्यू होगी वो अलग होगी और श्याम की बैलेंस की वैल्यू अलग होने वाली है। मतलब हर एक इंस्टेंस वेरिएबल जो होगा हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेगा अलग अलग से और उसकी वैल्यू हम अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड की तरह होता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेथड ही होता है, लेकिन एक मेथड की तरह होता है जो कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में मदद करता है। किसकी मदद करता है, आपको इंस्टेंस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन में मदद करता है। अब ऐसे कैसे मदद करेगा, जैसे कि मैं क्या एक फिर से एक एग्जांपल लेता हूं आपसे डेली लाइफ का ही, ठीक है। बैलेंस है मेरे पास, एक इंस्टेंस वेरिएबल है इंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल बना रखा है और मेरी क्लास है बैंक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कीम चला रहा हूँ कि जैसे ही भाई कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब मेरा कोई नया क्लाइंट आए, वो अपना अकाउंट खुलवाए, तो क्या हो, मैं उसका बैलेंस जो है उसके अकाउंट खुलवाते ही उसका बैलेंस 500 कर दूं। मतलब 500 रुपये आ जाए उसके बैलेंस, ठीक है, उसको 500 रुपये मिल जाए उसके खाते में। तो काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जैसे ही ऑब्जेक्ट बना। तो कंस्ट्रक्टर का हम तभी यूज करेंगे जब हमको इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो ऑब्जेक्ट के बनते ही। तो अब सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर्स है उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले इनका जो नाम होगा वो एग्जैक्टली क्लास का नाम होगा, ठीक है। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो वॉइड होता होगा, इनका वॉइड भी नहीं होता।
ना वॉइड होता, ना दूसरा कोई रिटर्न टाइप होने वाला है आपका। और ये तब कॉल्ड होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है तब ये कॉल होते हैं। जैसे कि आप मेथड्स बनाते थे तो आप क्या क्लास के नाम से उसको कॉल कर लेते थे, क्लास का नाम लिखते थे, फिर डॉट मेथड का नाम, ठीक है, और फिर ऐसे कॉल कर लेते थे। या फिर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, फिर क्लास का सॉरी मेथड का नाम, और फिर उसको कॉल करा लेते थे। लेकिन जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये कैसे कॉल होते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब जो है ये कॉल होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अभी हम बात करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो मैं आपके सामने जो है एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो है क्या नाम रखे, स्टूडेंट रख लीजिए, चलो ठीक है, क्लास स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर एक रोल नंबर नाम से जो है वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो इंट RNO, ठीक है, बस मैं इतना रख लेता हूँ यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ये एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए मेरा यहाँ पर मेन मेथड है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट राम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने कहा आपसे कि जब भी नया ऑब्जेक्ट बनता है तब आपका जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर क्या करता था, और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता था। मतलब जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, इस पर थोड़ा फोकस दीजिए। ये क्या है, स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, मतलब ये क्लास का नाम, ये क्लास का नाम, और इसके आगे क्या लगा है, राउंड ब्रैकेट्स। तो मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर मेथड्स की तरह होता है, तो राउंड ब्रैकेट्स भी लगे हैं, बिल्कुल मेथड की तरह है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा, जैसे कि आप मेथड कॉल करते थे, सपोज करिए ऐड, ठीक है, तो आपने ऐसा एक मेथड डिफाइन कर रखा था अपनी क्लास के अंदर, लेकिन आपने देखा यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या कि जब हम अपना कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन करके नहीं रखते तो जावा का कंपाइलर क्या करता है, इसके अंदर खुद एक अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देता है, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर ना तो कोई पैरामीटर्स होते हैं और ना कोई उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जावा का जो कंपाइलर होगा उसने, इस कोड को मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ये कोड है अभी यहाँ पर, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जावा के कंपाइलर ने यहाँ पर एक जो है कंस्ट्रक्टर बना के रखा होगा, सपोज करिए कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और इसका कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं, और इसका नाम जो होता है एग्जैक्ट जो है क्लास का नाम होता है, तो स्टूडेंट होगा। और ये कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो कोई पैरामीटर्स थोड़ा दे रहे हो, आप इसको नहीं दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे होगा, इसके पास कोई स्टेटमेंट्स भी नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट्स नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर कोई आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर आपको ना कोई स्टेटमेंट दे रखे और ना कोई आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़े आपको, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर आप कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा खुद एक कंस्ट्रक्टर डाल देता है, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब बात करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज करिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ और std इसका नाम रख लेता हूँ और एक वेरिएबल लेता हूँ int a, b, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, क्या है, std है मेरी क्लास का नाम, और फिर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, और मैं क्या करता हूँ कि a की वैल्यू तो मैं 5 कर दूं और b की वैल्यू 10 कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर ये मेरा मेन मेथड है, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, std ob इक्वल टू न्यू std, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया, तो क्या होगा, जैसे ही ये कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और ये क्या करेगा, a की वैल्यू 5 कर देगा, b की वैल्यू 10 कर देगा। लेकिन ये किसके लिए, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए होगा, है ना। मैंने कहा था ना, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी एक अलग अलग कॉपी मिलेगी, तो इसके लिए एक a होगा इसका वेरिएबल, एक b होगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं
ओ बी डॉट ए, मतलब ओ बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी ए वैल्यू प्रिंट कराइए, तो आपका आंसर आएगा 5। अगर मैं यहाँ पर बी करा दूं तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप खुद के कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कराते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं क्लास और फिर से स्टूड और फिर यहाँ पर इंट ए कोमा बी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर खुद का कंस्ट्रक्टर बनाऊं, फिर से पब्लिक std और मैं लिख दूं यहाँ पर सी कोमा डी, सॉरी यहाँ पर इंट का लिखना पड़ेगा पहले, तो इंट का सी कोमा इंट का डी, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। और फिर मैंने क्या किया कि a की वैल्यू तो c हो जाए और b की वैल्यू d हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पर अपना मेन मेथड बनाया और मेन मेथड बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ std_ob इक्वल टू न्यू std। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसको जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिएगी, तो मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ 5,10 है ना, 2 आर्ग्यूमेंट्स तो चाहिएगी, तो मैंने यहाँ पर 5,10 प्रिंट करा दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ SOPLN की मदद से जो है ob.a प्रिंट कराता हूँ। तो a की वैल्यू आपकी जो होगी 5 हो जाएगी, क्योंकि c के अंदर 5 जाने वाली है और d के अंदर 10 जाने वाली है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन सपोज करिए मैं यहाँ पर पैरामीटर्स ना दूं, तो फिर क्या होगा? तो होता क्या है, मैंने कहा था अगर हम खुद का जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना करें तो जावा का कंपाइलर खुद कंस्ट्रक्टर डाल देता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिटली खुद एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दे तो फिर जावा का कंपाइलर इसके अंदर कोई भी जो है कंस्ट्रक्टर नहीं डालने वाला, बल्कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं डालेगा। तो इसीलिए वो देखेगा कि भाई क्या कोई स्टूड कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, आप बता दीजिए नहीं है ना, है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको तो 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, जो है यहाँ पर इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए और आप ढूंढ रहे हैं कंस्ट्रक्टर एक जिसको एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, तो ऐसा इसको कहीं मिलने नहीं वाला, तो एरर आने वाला है। अब हम एक और दिक्कत की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर a लिख लूँ और यहाँ पर भी b लिख लेता हूँ। ठीक है, इंट a कोमा b, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर लेता हूँ। और बात क्या है कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ a इक्वल टू a और b इक्वल टू b। तो अब मुझको ये बताइए कि क्या होने वाला है। अगर आप प्रिंट कराओ ob.a तो फिर क्या होगा, और मैं सपोज करिए यहाँ पर पास करा देता हूँ 5,10 वैल्यू, तो फिर क्या आने वाला है? अगर मैं ob.a प्रिंट कराऊं तो आपका आंसर आने वाला है 0। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या सोचेगा कि जो आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल है a, उसके अंदर ये वैल्यू चला जाए, है ना। आपने ऐसा सोचा होगा, आपने क्या सोच के किया कि इसके अंदर आपने ये a वेरिएबल माना यहाँ पर और ये वाला a वेरिएबल आपने यहाँ माना। लेकिन हुआ क्या कि इसने यहाँ पर दोनों बार ये ही वेरिएबल माना कि इस a के अंदर वैल्यू, इस a की वैल्यू डाल दो। ये इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मुझको इसके अंदर ये वाली वैल्यू डालनी है। तो हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड का। अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट a लिख दूं और यहाँ पर दिस डॉट b लिख दूं तो ये क्या कहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट अभी अभी आपने क्रिएट किया है, जिस ऑब्जेक्ट की मदद से आप जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना, एक ओबी होगा, उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल एक होगा, एक बी होगा, तो उसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है ए, उसके अंदर ये वाली वैल्यू चली जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर दिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिर आपका ob.a की वैल्यू 5 आएगी और फिर 10 आने वाली है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, तो एग्जांपल क्या ले यहाँ पर, हाँ, तो इसको थोड़ा सा और डीप कंसेप्ट से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पब्लिक क्लास बना लेता हूँ std नाम से, और फिर क्या करता हूँ, एक यहाँ पर इंट a कोमा b बना लेता हूँ वेरिएबल, और फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पब्लिक std, और इस बार मैं इंट c कोमा d रख लेता हूँ। ठीक है, इंट c कोमा d और d रख लिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, a इक्वल टू c किया और b इक्वल टू d किया। अब आप मुझको ये समझिए, यहाँ पर आपने यहाँ पर ये मेन मेथड है, ठीक है, और फिर क्या किया, std_ob इक्वल टू न्यू std 5,10 पास करा दिया। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर ये देखिए 5 जो होगी c के अंदर जाएगी और 10 d के अंदर जाएगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये a कौन सा समझेगा, इस वाले को समझेगा और ये b इस वाले को। तो आपने तो लिखा यहाँ पर a और b, ठीक है।
लेकिन जो एक्चुअल जो आपका जो जावा का कंपाइलर है उसने यहाँ पर दिस डॉट भी लगाया हुआ है, आपने नहीं लिखा, लेकिन जावा का कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि आप दिस डॉट भी कहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल है ना, इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल जिसकी मदद से आपने जो है मुझको कॉल करा है, जो ये कंस्ट्रक्टर है ना, इसको कॉल कराया आपने इस ऑब्जेक्ट की मदद से, तो इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाए। तो आप यहाँ पर a इक्वल टू सी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर a कर दूं और यहाँ पर भी a कर दूं तो फिर आप लिखेंगे a इक्वल टू a, तो तब ये क्या करेगा कि इस a की वैल्यू इस a के अंदर डाल देगा, लेकिन तब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं यहाँ पर c कर दूं, क्योंकि ये समझ जाएगा अलग अलग नाम से वेरिएबल है। लेकिन हो यहाँ भी यही रहा है, यहाँ पर भी दिस डॉट a ही है, ठीक है, दिस डॉट ए इक्वल टू सी ही है, भले ही आपने ना लिखा हो, लेकिन जावा का कंपाइलर ने अपना काम खुद कर दिया और दिस डॉट वो यहाँ पर मान के चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो वो समझता है कि आप इसी को कह रहे हैं। तो अब आपके दिस का इस्तेमाल समझ में आ चुका होगा। ये रिफर करता है करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को, है ना, जो ऑब्जेक्ट अभी कॉल किया है, जिस ऑब्जेक्ट ने अभी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट को ये रिफर करता है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग की तरह ही होती है जब आपको एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने हो, लेकिन मेथड सिग्नेचर के बेसिस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ पब्लिक std, ठीक है, इंट a, बस उनका सिग्नेचर अलग होना चाहिए, ठीक है, और मेरे पास इंट c कोमा d जो है दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं यहां पर कर देता हूं c इक्वल टू ए, या फिर आप यहां पर एक्सप्लिसिटली ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डॉट c भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर आप नहीं लिखते तो जावा का कंपाइलर खुद कर लेता है, ठीक है। फिर मैं यहां पर लिखता हूं एक और अपना जो है std नाम से कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और इस बार क्या करता हूं फ्लोट b, ठीक है। अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग नहीं देखी तो एक बार उसको देख लो, फिर आपके और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं यहाँ क्या करता हूँ d इक्वल टू बी करा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो कंस्ट्रक्टर बनाए और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम होता है, और फिर मैंने यहाँ पर जो है इनको पैरामीटर्स पास कराए। तो लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका डेटा टाइप देखिए इंट और इसका फ्लोट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंट कर देता तो एरर आता, क्योंकि हमको दो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको अलग अलग शो करना है। तो उसके लिए हमको दो कंडीशंस दी हुई है, या तो आप क्या करें नंबर ऑफ पैरामीटर्स बदल दे, या फिर आप क्या करें डेटा टाइप उनका बदल दे। मतलब यहाँ पर क्या करें, जैसे कि अगर इंट है तो आप यहाँ पर डेटा टाइप के लिए फ्लोट का बदल दे, मतलब एक एक वेरिएबल है दोनों के अंदर, है ना, एक पैरामीटर है, यहाँ पर भी एक पैरामीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास जो है दो, इसके अंदर जो है दो है, इंट बी यहाँ पर मैं कर लेता हूं, और इसके अंदर सिर्फ एक इंट का भी ले सकते हो आप, फिर ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूं इंट बी, तो आप मुझको बताइए यहाँ पर एक पैरामीटर है, यहाँ पर दो पैरामीटर है, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ अलग नंबर के पैरामीटर्स दे दिए, दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ अलग नंबर के पैरामीटर्स दे दिए। तो आप इन दो कंडीशंस के बेसिस पर अपने अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। और जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपको कॉल करने वक्त ध्यान रखना होगा ओ बी, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा std ओ बी इक्वल टू न्यू std। अब आपको यहाँ पर देखना होगा इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इसके अंदर एक पैरामीटर्स है, तो जो भी आपको कॉल कराना है उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स देनी होगी। अगर आपको ये वाला कॉल कराना है तो आपको यहाँ पर एक 5 देना होगा बस, मतलब कोई भी इंट की वैल्यू दे सकते हो। लेकिन अगर आपको एक कॉल कराना है तो 5 कोमा एक और इंट की वैल्यू देनी होगी। सपोज करिए मैं 10 दे देता हूँ, तो ठीक है, ये क्या करेगा, ये जाएगा कि भाई देखूंगा कि किसके जो कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो, तो देखेगा कि ये ले रहा है। अगर मैं एक करूंगा तो देखेगा कि ये ले रहा है, तो ये वाला चल जाएगा। तो डिपेंडेंट है कि आप जो है किस टाइप से उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो स्पेसिफाई करते हैं, उस टाइप से आपको उनको कॉल करना होगा। तो इस टाइप से ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग थी, ये काफी आसानी से समझ आ गई होगी अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग आती होगी। तो अब हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड के बारे में बात कर लिया, अब डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर और मेथड के बारे में। तो एक बार कंस्ट्रक्टर और मेथड के बारे में जो है डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो बिल्कुल आपका क्लास का नाम होता है, लेकिन मेथड का नाम आपका क्लास का नाम नहीं हो सकता। दूसरा जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन उसका वॉइड भी नहीं होता, लेकिन मेथड का रिटर्न टाइप होता है, जैसे कि आपने देखा। फिर तीसरा क्या था,
तीसरा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन मेथड्स कब कॉल होते हैं, या तो क्लास के नेम की मदद से या फिर इंस्टेंस के नाम की मदद से। तो ये तीन हमने जो है डिफरेंस देखे कंस्ट्रक्टर और मेथड के बारे में।